चलिए जानते हैं भारत के हर जिले और हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। भारतीय शूटिंग कोच अंकुश भारद्वाज को नाबालिग महिला शूटर द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) ने निलंबित कर दिया है। ये घटना कथित तौर पर प्रशिक्षण सत्र के बाद हुई। पीड़िता ने 1 जनवरी को अपनी मां को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद फरीदाबाद में FIR दर्ज हुई। NRAI ने नैतिक आधार पर कार्रवाई करते हुए जांच पूरी होने तक कोचिंग से दूर रखने का फैसला किया है। भारद्वाज पर पहले भी 2010 में डोपिंग प्रतिबंध लग चुका है। कानपुर में 14 वर्षीय लड़की के कथित अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म मामले में एक स्थानीय यूट्यूबर को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक पुलिस उप निरीक्षक फरार है। पीड़िता के अनुसार उसे अगवा कर यौन उत्पीड़न के बाद छोड़ दिया गया। अपराध में इस्तेमाल की गई SUV फरार उप निरीक्षक की बताई जा रही है। मामले में लापरवाही और तथ्यों में हेरफेर के आरोपों के चलते एक DCP को हटाया गया और थाना प्रभारी को निलंबित किया गया। जांच अब अतिरिक्त DCP को सौंपी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल, गैस और अन्य निर्यात खरीदने वाले देशों पर कड़े प्रतिबंधों वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। सीनेटर लिंडसे ग्राहम के अनुसार ये कदम रूस की युद्ध क्षमता को कमजोर करने के उद्देश्य से उठाया गया है। प्रस्तावित कानून से चीन, भारत और ब्राजील जैसे देशों पर असर पड़ सकता है। ये पहल यूक्रेन युद्ध समाप्त कराने के लिए चल रही कूटनीतिक कोशिशों के बीच सामने आई है और अगले सप्ताह सीनेट में इस पर मतदान संभव है। कर्नाटक सरकार ने केरल की मलयालम भाषा विधेयक 2025 पर औपचारिक आपत्ति जताई है और राज्यपाल से इसे अस्वीकार करने का आग्रह किया है। कर्नाटक का कहना है कि ये विधेयक असंवैधानिक है और केरल में रहने वाले कन्नड़ भाषी अल्पसंख्यकों, विशेषकर कासरगोड क्षेत्र में, के अधिकारों का उल्लंघन करता है। विधेयक के तहत कक्षा 10 तक मलयालम को अनिवार्य प्रथम भाषा बनाया गया है, जिससे कन्नड़ छात्रों पर दबाव पड़ेगा। ये विवाद दोनों राज्यों के बीच बढ़ते तनाव का हिस्सा है। अमेरिकी सेना ने रूसी ध्वज वाले तेल टैंकर बेला 1, जिसे अब मैरिनेरा कहा जाता है, को उत्तरी अटलांटिक में जब्त कर लिया है। ये कार्रवाई प्रतिबंधों के उल्लंघन के आरोपों के तहत की गई। ये जहाज पहले हिजबुल्लाह से कथित संबंधों के कारण प्रतिबंधित था और वेनेजुएला के पास जांच से बचने का प्रयास कर रहा था। ये कदम अमेरिकी प्रशासन की उस नीति के अनुरूप है जिसके तहत प्रतिबंधित जहाजों को पश्चिमी गोलार्ध की सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार द्वारा जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है। उनकी पत्नी डॉक्टर गीतांजलि अंगमो ने याचिका में हिरासत को दुर्भावनापूर्ण बताया है और कहा है कि हिरासत के आधार 28 दिनों तक नहीं बताए गए, जो कानून का उल्लंघन है। उनका दावा है कि वांगचुक का किसी उकसावे में कोई रोल नहीं था। अब अदालत इस हिरासत की वैधता और प्रक्रिया की समीक्षा कर रही है। ट्रंप प्रशासन ने 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका को अलग करने का निर्णय लिया है, जिनमें अधिकांश संयुक्त राष्ट्र से जुड़े हैं। सरकार का तर्क है कि ये संस्थाएं अनावश्यक, कुप्रबंधित और अमेरिकी संप्रभुता के लिए खतरा है। इसमें संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष और जलवायु परिवर्तन से जुड़ा UNFCCC भी शामिल है। प्रशासन का कहना है कि इससे करदाताओं का धन बचाकर अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। हालांकि विशेषज्ञों ने चेताया है कि इससे वैश्विक जलवायु प्रयास कमजोर हो सकते हैं। प्रसिद्ध पर्यावरणविद माधव गाडगिल का 7 जनवरी 2026 को पुणे में 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे पश्चिमी घाट की पारिस्थितिकी पर अपने अहम शोध के लिए जाने जाते थे। उनके द्वारा प्रस्तुत गाडगिल रिपोर्ट में पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में कड़े प्रतिबंधों की सिफारिश की गई थी। उन्हें 2024 में संयुक्त राष्ट्र का चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला। पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने उन्हें समर्पित विद्वान और पारंपरिक ज्ञान का समर्थक बताया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्थानीय निकायों में कांग्रेस और AIMIM के साथ गठजोड़ करने वाले भाजपा नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की घोषणा की है। उन्होंने इसे अस्वीकार्य अनुशासनहीनता बताया। अंबरनाथ और अकोट में ऐसे गठबंधनों के उदाहरण सामने आए हैं, जिसके बाद भाजपा ने अकोट के विधायक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कांग्रेस और शिवसेना ने भी इन गठबंधनों की आलोचना की है। ये घटनाक्रम राज्य और स्थानीय राजनीति की जटिलताओं को उजागर करता है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जल्द मुलाकात की इच्छा जताई है। हाल ही में हुई फोन बातचीत के बाद उनकी नवंबर 2025 में रद्द हुई भारत यात्रा के पुनर्निर्धारण की अटकलें तेज हो गई हैं। बातचीत में राष्ट्रीय सुरक्षा, गाजा शांति प्रस्ताव और द्विपक्षीय सामरिक साझेदारी पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग दोहराया। भारत 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन करता है, जबकि नेतन्याहू सरकार इसके विरोध में है।
प्रवर्तन निदेशालय ने 8 जनवरी 2026 को देश भर में 15 स्थानों पर छापेमारी कर फर्जी सरकारी नौकरी घोटाले का पर्दाफाश किया। जांच में सामने आया कि गिरोह ने रेलवे सहित 40 से अधिक सरकारी विभागों में फर्जी नियुक्तियां दिखाकर लोगों से ठगी की। आरोपी नकली ईमेल और शुरुआती वेतन भुगतान से भरोसा जीतते थे। ये नेटवर्क बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, गुजरात और उत्तर प्रदेश तक फैला था। एजेंसी अब धन शोधन और संपत्ति जब्ती की कार्रवाई कर रही है।